हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। क्या बोल रखा है? गिवन फोर नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी डी, दी वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लेन में लाई कर रहा होगा ए बी सी, बट नॉट कोलिनियर। बट कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कोई एक वेक्टर दूसरे पर ओवरलैप नहीं, चाहे उसी का डायरेक्शन में नहीं है, पैरेलल नहीं है। पेयर बाय पेयर एंड वेक्टर डी इज नॉट कोप्लेनर विथ, वेक्टर डी क्या है? कोप्लेनर नहीं है ए बी सी के साथ, यानी कि डी कोई और प्लेन पे होगा। एंड ऐसा है कि ए और बी के बीच एंगल और बी और सी के बीच में एंगल कितना है? पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री है। इसका मतलब पता नहीं क्या एंगल होता है। और डी और ए के बीच में एंगल, हाँ, डी जो कोप्लेनर नहीं है ए बी सी के साथ, वो इसके साथ अल्फा बना रहा है ए के साथ, और डी बना रहा है इसके साथ बीटा। देन प्रूफ दैट डी जो बनाएगा सी के साथ वो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होना चाहिए। हाँ, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि 4 वेक्टर से 3 क्या है? कोप्लेनर है। और ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, और सी किस तरफ लें? इसके बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। और क्या कर रहा है? ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि यहीं से कहीं बनने वाला है। तो सी इस तरफ से ले कि सी इस तरफ से ले? क्योंकि बी और सी के बीच में एंगल बोला है 60 डिग्री। तो अगर हम 60 डिग्री इस तरह जाते हैं तब हम लोग का वेक्टर इस ओर आएगा। अगर बी से 60 डिग्री इस ओर भी तो आ सकते हैं, मान चलो बी और सी के बीच में, तो हो सकता है सी इधर ही हो। बट क्या बोल रखा है? अगर सी इस तरफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सी इसके साथ कोलिनियर हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो कोलिनियर नहीं बोला है, इसलिए सी 100%, यहां तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। थोड़ा और भी अच्छा से बनाते हैं ताकि 60 डिग्री लगे। ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, और ये अपना सी वेक्टर। समझ गए? ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये अपना सी वेक्टर 60 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ, सोच रहे होंगे सी इस तरफ से क्यों नहीं खींचे? तो 90 डिग्री तो यही बन गया। हाँ, तो ए से सी के बीच में एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री का हो गया ना। ए और सी के बीच में एंगल कितना हो गया? 120। तो 120 जैसा लगना भी तो चाहिए, ये तो 90 का ही हो गया। अच्छा, अब लिखते हैं क्या कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल जो है वो cos 60 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं cos 60 डिग्री बराबर ए डॉट बी। cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी तरह लिख सकते हैं कि बी और सी के बीच भी एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का है। तो cos 60 बराबर इसको भी क्या लिख सकते हैं? ऐसे इसका जरूरत नहीं है। cos 60 बराबर ये भी क्या आ गया? बी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसी तरह क्या बोल रखा है कि डी और ए के बीच में कितना बन रहा है? अल्फा। तो क्या लिख सकते हैं? डी और ए के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? cos अल्फा। हाँ, cos अल्फा लिख सकते हैं ना। तो cos अल्फा बराबर क्या आ गया? डी डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ डी। इसी तरह बोल रखा है डी और बी के बीच जो है वेक्टर वो क्या है? cos बीटा है ना, बीटा बीटा है ना। तो क्या आ जाएगा? cos बीटा बराबर डी डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, अपने को डी और बी और ए बी सी जो डी है, हाँ, ए बी सी डी, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है। और क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक वेक्टर है, तो मान लेते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है। जब मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है तो हम लोग खुद, जब वेक्टर मानने के लिए बोले तो हम कोई भी वेक्टर मान लेते हैं। यूनिट वेक्टर खुद अपने आप में एक वेक्टर है, तो हम मान लेते हैं क्या वो यूनिट वेक्टर है। तो सबका नीचे नीचे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सब 1 1 के बराबर हो जाएगा। ये समझे कि क्यों हम यूनिट वेक्टर माने? क्योंकि देखते हैं सब डिवाइड में आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ लिख नहीं सकते हम लोग, नहीं ना लिख सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, ऊपर ही लिख लेते हैं, लेट ए बी सी डी आर यूनिट वेक्टर। हम लोग पहले ही मान चलते थे, लेकिन आपको ये दिखाना चाह रहे थे, आप लोग स्टार्टिंग से ही मान लीजिएगा कि एबीसीडी यूनिट वेक्टर, क्योंकि मोलर वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर भी वेक्टर ही है। तो अब क्या हो जाएगा कि इसके बीच का कि अब लिख सकते हैं ए डॉट डी इज इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड 1 into 1 हो गया। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया? ए डॉट डी। इसी तरह कॉस बीटा बराबर क्या हो गया? बी डॉट डी हो गया, बी डॉट डी। क्लियर है ये सब?
अच्छा, अब लिखते हैं देन प्रूव दैट, बोला है कि ये इसके बीच का एंगल बोला है, डी और सी के बीच का एंगल बोला है कि ये प्रूफ कर दीजिए। समझ गए? अच्छा, अब देखिए एक चीज और दिमाग क्या लगाते हैं कि ये सब क्लियर है यहां तक का। अब दिमाग क्या लगाते हैं कि इसके बीच का 180 डिग्री है। अच्छा, सी इसको पैरेलली शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं, सी को देखो तो सी को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, और अभी भी ए और सी के बीच का एंगल कितना है? ए और सी के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। अबे सुअर, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120। इसके बीच का थोड़ी होगा, ये नहीं होगा ए और सी के बीच। क्या देख लो ना, एरो दोनों तरफ का क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। तो ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा 120 डिग्री। तो ए और सी के बीच में 180 डिग्री, 120 डिग्री, और यहां पर भी क्या 120 डिग्री है, यानी सेम है। तो इसके मतलब लिख सकते हैं कि बाई ट्रायंगल लॉ, इससे क्या लिख सकते हैं बताओ ना मुझे? ए, अच्छा ये तो बी वेक्टर है ना, क्या लिख सकते हैं? इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना, अच्छा बी इस तरफ है, तो सी का क्या हो जाएगा? ये सी वेक्टर है। तो बाई ट्रायंगल लॉ से क्या होगा? बी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि ये वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ये देख लीजिए ना कि बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी वेक्टर लिख सकते हैं। बोलो ना, देखो ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू ये पूरे हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पूरे दिस, तो ये पूरे हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सी का यहाँ यूज करना है ना, तो सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए, लिख सकते हैं। और ऐसे भी कॉस अल्फा और कॉस बीटा जो है बी और ए के टर्म में ही है। अब देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी, सॉरी लिख लेते हैं, ये लिख लें यहां पर इसके कि डी डॉट सी पूछ रखा है, यहां कर लेते हैं। तो और सी के नाम पर क्या कर लेते हैं? हाँ, एंगल निकालने चल रहा था, हम बार बार बोले कि डी डॉट सी के बीच में एंगल निकालना है। डी और सी के बीच में क्या निकालना? एंगल। तो हम क्या बोलते थे कि उन दोनों को डॉट कर दो। बताएं ये चीज थ्योरी में बताया हूं कि जब भी कोई चीज के बीच में एंगल पूछा है तो उन दोनों का क्या कर दो? डॉट कर दो। तो इन दोनों का पता है कि मैग्नीट्यूड तो 1 1 है। चलो सॉरी, ये लिख लेते हैं इसको, क्यों डी का स्थान पर डी रहने देते हैं, और सी का स्थान पर क्या लिख लें? बी माइनस ए लिख लें। तो यहां पर क्या बन गया? डी डॉट बी माइनस डी डॉट ए। तो बताओ, डी डॉट बी कॉस बीटा और डी डॉट ए कॉस अल्फा हो गया, हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि गिवन 3 पॉइंट्स, हाँ 3 पॉइंट्स दे रखा है एक्स वाई प्लेन में। तीनों पॉइंट जो है क्या एक्स वाई प्लेन में। एक तो ओरिजिन ही है ओ 0,0, ए 1,0, बी -1,0। एक पॉइंट पी है जो मूव कर रहा है प्लेन पे, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और ऐसा मूव कर रहा कि पी ए डॉट पी बी प्लस 3 टाइम्स ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू क्या बन जा रहा है? 0 बन जा रहा है। बोला है कि तो इसका मैक्सिमम वैल्यू को m बोले हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को छोटू वाला m बोले हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका निकालना है? pa और pb का। तो पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जो कंडीशन बोल रहा है सेटिस्फाई करने। तो यहां क्या लिख रखा है? pa डॉट pb। तो pa लिखने का मतलब क्या है? पोजिशन फैक्टर ऑफ a, पोजिशन फैक्टर ऑफ माइनस p हो जाएगा। देखिए करते हैं क्या कि a माइनस p, तो a माइनस p का मतलब 1 माइनस x हो जाएगा। p को तो x माने हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x i लिख सकते हैं। इसी तरह क्या हो जाएगा? p तो एक 0 माइनस y हो जाएगा, यानी कि माइनस yj लिख सकते हैं। तो अपना pa वेक्टर बन गया डॉट pb वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, तो -1 और माइनस x i हो जाएगा, और 0 माइनस यानी कि माइनस yj, यह गया प्लस 3 टाइम्स ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो 1 माइनस 0 यानी क्या हो जाएगा? आई, और 0 माइनस 0 कुछ नहीं हो, तो यानी कि ये वेक्टर बन गया, ओ ए वेक्टर ये बन गया, डॉट विथ ओ बी क्या हो जाएगा? -1 माइनस 0 यानी कि माइनस आई, और ये भी कुछ नहीं आएगा। समझ गया? तब इसका डॉट इसके मतलब क्या होगा कि आई का आई के साथ डॉट 1 माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा? -1 माइनस एक्स, फिर इसका इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका इससे क्या आ जाएगा? -3 आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हो जाएगा ना? तो हम क्या बताए थे कि स्क्वायर आ जाने का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है।
हाँ, इसके इसके बीच में डॉट हो रहा ना, तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका 1 कीजिएगा -1, इसका इससे कीजिएगा तो -x, फिर इसका इससे कीजिएगा तो क्या जा रहा, क्या कर जाएगा -1, इसका इससे किए तो +x आ जाएगा इसका, फिर इसका इससे कीजिएगा -x, ये कैंसिल हो गया और +x², यानी कि x² -1 आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पर, और +y², और यहाँ -3 = 0 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ i कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या बन गया, x² + y² = क्या बन गया, 4। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलने से याद आया कि कल एक थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया था x² + y² = a², याद आ रहा, और टेंजेंट बोला था a पॉइंट से, हाँ टेंजेंट बोला था a पॉइंट से, a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था क्या था, x1, y1, तो इसके लिए लगा था क्या, t = 0, तो t = 0 होने का मतलब क्या आ गया, t = 0 के x1 + y1 = 0 हम लोग डायरेक्ट कर दिए थे। हाँ, तो सर्कल का ये करते हैं ना, तो ये वाला -a² भी तो = 0 होगा ना, जैसे x² के लिए x1, y² = y1, और ये -a² इस तरफ आएगा ना, तो ये आंसर होगा आपका, समझ गए, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ध्यान रहेगा इस बात को। तो थे कि ये रिप्रेजेंट कर क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बनाते हैं इस तरफ, क्या आ जाएगा, और सेंटर अपना 0 0 है, दिख रहा ना सेंटर से 0 0, तो क्या आ गया ये। अच्छा, ए पॉइंट का नाम क्या दिया है, पीए बोला है, पीए और पीबी का डिस्टेंस निकालना है। अब पी अपना पॉइंट पता ही नहीं है कि पी पॉइंट है कहाँ आखिरकार, समझ गए, लेकिन ए पॉइंट तो कर सकते हैं, ये 2, 0 हो जाएगा, अपना रेडियस है, ये 2, 0, ये -2, 0, समझ गए। तो ए पॉइंट यहां आ जाएगा 1, 0, और बी पॉइंट यहां आ जाएगा -1, 0, समझ गए इस बात को। अच्छा, पीए पॉइंट कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम देखा जाता है, जो एक्सट्रीम पॉइंट रहता है उस पर चेक किया जाता है। मान के चलिए पी, मान के लिए या तो यहां रह सकता है या तो यहां रह सकता है, दो ही पॉइंट पे रह सकता है, समझ गए बात। यहां से ही क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन तो यही रहेगा, तो एक्स का एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके चेक करते हैं। तो क्या बोला है, पीए, पीए को मिला लें, बोला नहीं पीए, और क्या बोले हैं पीबी, तो ये निकाल लें, इस वेक्टर को निकाल लें, ये लेंथ निकाल लें, ये पीए का लेंथ, ये मान लेते हैं पी यहां पे है, तो ये √5 हो जाएगा। कैसे, ये 1 आ गया, ये 2 है अपना रेडियस, तो पाइथागोरस, ये 90 डिग्री, तब पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 आ जाएगा। इसी तरह ये भी √5 आ जाएगा। तो पीए और तो पीए कितना हो गया √5, पीबी पी कितना हो गया √5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 5 आ गया। अब देखते हैं मैक्स में एक पी क्या बोले, एक पी यहां से चेक कर लेते हैं, यहां से चेक होता है कि यहां से चेक होता है। तो इस वक्त पीए का दूरी कितना है 1, देखो ना, यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक 1, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 1। तो यहां से पीए का दूरी कितना हो गया, पीए और पीबी कितना हो गया, पीए का 1 और पीबी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक का 1, तो 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि पीए का ये हो गया 1, तो लिख लिए 1, और पीबी, पीबी का मतलब 3 हो जाएगा ना, तो कितना गया 3, तो यह गया 3। तो इसमें मैक्सिमा कौन हुआ, बड़ा वाला को m बोल लें, इसको छोटू वाला m बोल लें, तो m² + m², छोटू वाला कितना आ गया 25 + 9 आ गया, यानी कि 34 आंसर। अच्छा, ये तो अपने को याद था कि चलो P यहां रखेंगे तब पता चलेगा, अपने को पता ही न रहे कि P कहां है, तो हम लोग के पैरामेट्रिक पॉइंट से भी मान सकते हैं, समझ गए। पैरामेट्रिक पॉइंट से देखिए कैसे मानते हैं। मान के चलिए क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = क्या दिया है 4। तो पैरामेट्रिक पॉइंट कितना हो सकता है, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो सकता है 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, रेडियस इसका 2 है ना, तो 2 cos थीटा और 2, देखिए ना 2 cos थीटा और 2 sin थीटा इसको सेटिस्फाई भी कर जाएगा, समझ गए। इसको यहां जब रखिएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि वेरिएबल पॉइंट P मान लिए, समझ गए। वेरिएबल पॉइंट क्या मान लिए, P मान लिए, समझ गए। P आपने है कहीं जनरल पॉइंट इसी तरह है जो सर्कल को क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। तो अब निकालते हैं PA और PB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो PA लिखने का मतलब क्या है, PA लिखने का मतलब इसका डिस्टेंस निकालना, PB का मतलब इसका भी डिस्टेंस निकालना। तो PA का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, P को क्या बोल रहा है ये,
तो आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए का है ना ये, हाँ तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 2 sin थीटा माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा सिंपल 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह पीवी निकाल लेंगे तो अपना पीवी क्या आ जाएगा, ये सेकेंड मेथड बना रहे हैं, समझ गए, या पैरामीट्रिक से आप लिख लीजिएगा सेकेंड मेथड। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा 2 sin थीटा और प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, पीवी के लिए कर रहे हैं ना। तो बी पॉइंट कितना है अपना, बी पॉइंट माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से 2 sin थीटा हो जाएगा, 0 है ना, 2 sin थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा चेक करते हैं, यहाँ से देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा दिख रहा, यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा दिख रहा, 4 कॉमन दिख गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख गया, वो 1 दिख गया, यानी कि ओवरऑल 4 ही बच गया। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे दिया, सही। यहाँ से आपको माइनस 4 cos थीटा दिखाई दे रहा, माइनस 2ab जब करेंगे तो माइनस 4 cos थीटा, अच्छा ये तो कहानी खत्म हो गया, और प्लस 1 दिखाई देगा आपको, तो प्लस 1 इसको 5 बना लें, 5 बना लें, और माइनस 4 cos थीटा। इसी तरह यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 ले लिया कॉमन, sin स्क्वायर थीटा 4 दिखाई दे दिया आपको, यहाँ से ये वाला 1 दिखाई दे रहा तो 5 दिखाई दे दिया, और यहाँ से प्लस 4 cos थीटा दिखाई देगा। तो रूट रूट में दोनों है तो रूट ही के अंदर दोनों को ले लें, यहाँ 5 प्लस 4 cos थीटा आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से कितना बन गया 25 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होता है 0 से 1, 0 से 1 होता है ना, तो 0 से 1 लिख लिए। अच्छा 0 से 1 लिखने के लिए क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये 16 आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर कितना आ गया 25 माइनस 0, 25 ही रह जाएगा, और 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, तो इसका रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा 5 और 3, यानी मैक्सिमम कितना हो गया और मिनिमम कितना हो गया, पहले भी 5 और 3 आया था, हाँ तो इसका स्क्वायर कर लेंगे फिर 34 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या रखा इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाँ पहले बनाते हैं एक प्लेन में क्या है ट्रायंगल एबीसी, ए बी और सी, स्क्वायर बन रहा है ए सी एक्स वाई, ए सी एक्स वाई एक स्क्वायर बन रहा है ए सी एक्स वाई, बी सी डब्ल्यू जेड आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर गिवन एक्सटर्नली टू द ट्रायंगल ऑन ए सी एंड बी सी, यानी कि ए सी के रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है एक्स वाई, समझ गए, और एक्सटर्नली बन रहा है, यानी कि इस तरफ बन रहा है, समझ गए, इस तरफ भी बन सकता था, ये इंटरनली हो गया, ये एक्सटर्नली हो गया, तो बनाते हैं। हाँ ये ए सी एक्स और वाई नाम दे दें इसका, ए सी एक्स वाई। इसी तरह क्या बोला है बी सी डब्ल्यू, बी सी डब्ल्यू ये हो जाएगा और जेड ये हो जाएगा, ए सी एक्स वाई सही है। अच्छा इसके मतलब ये मानते हो कि ये इस पे 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है, इसी तरह ये भी इस पे 90 डिग्री होगा। अच्छा इसके आगे पढ़ते हैं क्या बोल रखा ऑन ट्रायंगल ए सी बी सी रेस्पेक्टिवली सी एक्स इक्वल टू बी वैक्टर, सी एक्स इक्वल टू बी वैक्टर, सही है। फिर बोल रहा है सी ए इक्वल टू ए वैक्टर, चलिए सही है। सी बी इक्वल टू वाई वैक्टर, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई वैक्टर, और सी डब्ल्यू, अच्छा सी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वैक्टर ना, सी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वैक्टर। अच्छा चलिए इससे एक और बात लिखते हैं कि ये ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा, बोलो सही है, 90 डिग्री है। इसी तरह x डॉट वाई 90 डिग्री हो जाएगा, क्या इतना बुद्धि तो काम करता है, बिल्कुल काम करना भी चाहिए। इसके बाद पूछ रहा वैल्यू जो पूछा है ए डब्ल्यू और बी एक्स का पूछा है, ए डब्ल्यू कौन होगा, ए डब्ल्यू यानी कि इसको ए डब्ल्यू ये हो जाएगा। अच्छा तो ए डब्ल्यू में एक ट्रायंगल बन जाएगा ए डब्ल्यू और ए, अच्छा ए सी डब्ल्यू ना, ए सी डब्ल्यू, और एक बोला है बी एक्स होने का मतलब इसका बात कर रहा होगा, तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा बी सी एक्स बन जाएगा। तो हम देखते हैं क्या चीज ए डब्ल्यू का नाम पर लिखते हैं, क्या
ए डब्ल्यू डॉट बी एक्स, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रखा है। तो ए डब्ल्यू का मतलब ये वेक्टर का बात कर रहा, तो इसका मैं इसे लिखते हैं, देखना मन की आंखों से देखना, ए सी प्लस सी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए सी। देखो ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ट्रायंगल इधर जाते तब ना, तो इसका अपोजिट में आ गया। तो इसके स्थान पर ए डब्ल्यू का स्थान पर क्या लिख रहे हैं कि ए सी के नाम पर कौन वेक्टर दें, ए वेक्टर दें कि माइनस ए वेक्टर दें, माइनस ए वेक्टर, समझ रहा ना, क्योंकि ए इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में, तो माइनस ए और प्लस एक्स ही हो जाएगा, कि इसी डायरेक्शन बात कर रहा, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए वेक्टर। इसी तरह बी एक्स का नाम बताओ, बी एक्स यानी कि इसके लिए ये प्लस ये हो जाएगा ना, ये प्लस ये, तब इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये प्लस ये, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस वाई वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यानी कि बी माइनस वाई वेक्टर। अच्छा, इससे यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर, यहां से माइनस एक्स डॉट वाई वेक्टर और यहां से प्लस ए डॉट वाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी जीरो, एक्स डॉट वाई जीरो, यहां से बच गया क्या एक्स डॉट बी माइनस ए डॉट वाई, यानी कि इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स डॉट बी, एक्स डॉट बी, एक्स डॉट बी का मतलब क्या होता है, अच्छा एक्स डॉट बी का मतलब ये वाला ना, यानी कि इसके बीच का एंगल ये वाला बनेगा, ढंग से समझियो, क्या समझना, यहाँ यहाँ यहाँ, अच्छा प्लस यहाँ, अब सही है। तो इसका लिखते हैं, हाँ, इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस कितना 120 होगा, सुअर कितना डिग्री इसके एंगल बीच है एक्स और बी के बीच में। अच्छा, इस बात को मानते हो कि एक्स और बीच में एंगल यही वाला बनेगा, दोनों तरफ से बाहर निकल रहा है। अच्छा, ये पूरे जब सर्कल मूव कर जाएंगे तो 360 का बनेगा, तो ये 90 इसको मान लेते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो ये वाला कितना बन जाएगा, ये वाला 360 90 माइनस क्या बन जाएगा, देखिएगा पूरे से ये वाला कितना बचेगा 360 में, ये पूरे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 180 माइनस थीटा कर दें, तो क्या कर सकते हैं माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा, नहीं माइनस अब कर रहे ना, अरे 360 में से ये वाला पूरे माइनस कर दिए, तभी नहीं ये बचेगा, नहीं समझ में आया बात, तो कितना जाएगा 360 में 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ध्यान लिख ले 180 डिग्री माइनस थीटा, सही है। अच्छा, अब यहां क्या लिख सकते हैं, ये लिख ले मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, और क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, और अच्छा इसके बीच का एंगल कितना बनेगा ए और वाई, ए और कहाँ है, ए ये है और वाई कौन है, इसके बीच में तो थीटा ही बन गया, अरे ए और वाई के बीच में तो थीटा ही बन गया, तो इसको क्या लिख देते हैं थीटा। अच्छा, एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का सुअर, एक्स का मैग्नीट्यूड सी डब्ल्यू हुआ ना, एक्स का मैग्नीट्यूड दिख रहा, एक्स का मैग्नीट्यूड सी डब्ल्यू, तो लिख देते हैं क्या सी डब्ल्यू, बी का मैग्नीट्यूड सी एक्स, बी का मैग्नीट्यूड सी एक्स, और यहां देखो क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव cos थीटा लिख लें इसको, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा एसी, एसी, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई क्या आ जाएगा बीसी, यहां क्या हो जाएगा cos थीटा। अच्छा, एक चीज और बताना हमको, जो सी डब्ल्यू तुमको दिखाई दे रहा, सी डब्ल्यू कहाँ है, ये वाला, अच्छा इसको इसी के बराबर लिख दें, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ बराबर होगा, यानी सी डब्ल्यू को हम लिख रहे हैं बीसी लिख लेते हैं, सी डब्ल्यू को क्या लिख ले रहे हैं, तुम सोच रहे हो ये क्यों नहीं लिखे, हम बीसी बड़ा तेजी चलाकी से लिख रहे हैं क्योंकि बीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब दोनों बराबर है, सी डब्ल्यू और बीसी दोनों बराबर है, तो यहाँ पर माइनस बीसी लिख लें। इसी तरह सी एक्स को सोचना, सी एक्स को एसी लिख लें, एसी क्यों, क्योंकि एसी यहाँ पे क्या है यूज है, तो क्या कर लिए एसी, तुम चाहता था इसको सी एक्स और सी डब्ल्यू में चेंज कर सकता था, तो कॉस थीटा, और समझ रहा ना आंसर क्या आ गया जीरो, आंसर कितना हो गया जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या है, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन दे रखा है। अब बोल क्या रखा है, सपोज 3 वेक्टर्स ए बी सी
ऑन अ प्लेन, एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर, सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी भी क्या है, 1 ही है। अब बोल रखा है सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए पर है और बी डॉट सी ग्रेटर देन 0 है। बी डॉट सी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल। बी और सी के बीच में क्या बन रहा होगा, एक्यूट एंगल। देन फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय, तो इसके बीच का एंगल बोल रखा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा, हाँ, कि इफ अच्छा एक बात ये समझ में आ रहा कि ए बी और सी का मैग्नीट्यूड 1 1 1 है, इसके मतलब ए बी सी यूनिट वेक्टर है। ये बात पकड़ में आता है कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, समझ गए, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ गए, इस बात को देखिए प्रूफ करते हैं आपको। क्या बोल रखे कि मान के चलिए ए और बी यहां पर वेक्टर है ना, या मान चलिए कोई भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान के चलिए 1 है, दो वेक्टर का प्लस का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और वो दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो 100% दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे मान चलिए हम लोग b प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, समझ गए, और b और c यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों का जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। देखिए हम लोग इन दोनों के बीच का इसका निकालते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा यूनिट वेक्टर के कारण। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos 120 डिग्री हम बोल रखे हैं, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिखाई देता है, यहां पर से 2 भी आ जाएगा, यहां से ये तो 1 1 हो जाएगा। सॉरी पहले ये कर लेते हैं, 2 प्लस 2 और यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, 1, तो ये कैंसिल होगा, 2 - 1 1 आ गया, तो इसका होल स्क्वायर 1 आया ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 ही के बराबर आ जाएगा। हो गया हैंस प्रूफ। याद रहेगा, क्या याद रखिएगा कि दो यूनिट वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ए बी सी, यहां देखने से पता लग रहा है क्या है, पैराग्राफ में क्या है कि यूनिट वेक्टर है। समझ गए बात को कि सब क्या है, यार क्या हो गया, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो और सी जो परपेंडिकुलर है तो बनाते हैं हम लोग, हाँ, कि क्या ये ए वेक्टर बना लेते हैं। अच्छा ए और बी के बीच में एंगल 120 है, यानी कि बी यहां नहीं होगा, बी यहां होगा, राइट, तभी तो 120 दिखाएंगे। अब ऐसे ही बोल रखा है सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो सी जो परपेंडिकुलर ए होने का मतलब सी ऐसा होगा, सी वेक्टर ये होगा। और इसके देखो बी डॉट सी का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब बोले थे एक्यूट एंगल, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा मान के चलो अगर ये कल होकर निगेटिव अगर हो जाता, कि भाई अगर निगेटिव हो जाता तो परपेंडिकुलर ऐसा होता, हाँ, तो अब देखो सी और बी के बीच में ऑब्ट्यूज दिख रहा है एंगल, हाँ, तो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ गए इस बात को। अच्छा अब क्लियर हो गया सब कुछ, हाँ, तो यानी कि इसके मतलब ये लिख लें कि ए डॉट सी इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। अभी 17 नंबर बना नहीं रहे, अभी तो पहला नंबर इससे कंडीशन जो बना है वो लिख रहे हैं, और ए और सी के बीच में तो 120 दिख ही रहा। तो अब बनाते हैं 17 नंबर, अब माने कि पहला नंबर बनाते हैं क्या, अब पहला नंबर हम लोग बनाते हैं। इसके इतना लिखने के बाद कि इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जिसके बीच का भी एंगल पूछे तो दोनों को डॉट लगा दो। एंगल जब भी पूछे फाइंड एंगल, जिसके वेक्टर उन दोनों का क्या कर दो, डॉट कर दो। तो क्या कर दिए, 2a प्लस बी डॉट विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। समझ में आ गया।
अच्छा इस तरफ से भी लिख लेते हैं, दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अच्छा इसका कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 ए, अच्छा ए डॉट बी ही है ना, हाँ ए डॉट बी, अच्छा ए डॉट सी, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, अच्छा इसको तो ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या आ जाएगा कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 के माइनस हाफ लिख लें, अच्छा ये प्लस 1 आ जाएगा यूनिट वेक्टर के कारण, और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ भी ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल कॉस थीटा रहने देते हैं, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, अच्छा इस तरफ 0 आ गया ना, अच्छा ये 1 हो गया ना, ये 1 into 1, इस तरफ क्या आ गया 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, अच्छा सोचो 0 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू कितना रखे होंगे 90 डिग्री, ऐसे भी सोचो नहीं तो मैग्नीट्यूड इस तरफ आकर डिवाइड हो गया तो 0 ही आ गया, तो थीटा का मतलब कितना आ गया, 0 होने का मतलब क्या है 90 डिग्री, यानी कि इसके बीच का कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये बन गया। हाँ चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रखा है कि इफ द वेक्टर c इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये और ये, तो इसको हम c को एक्सप्रेस लिखा है इसके टर्म में, तो हम c इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं लेमडा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, तो बोला लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या होगा। अच्छा आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, आपको गिवन क्या क्या दे रखा है बेटा, a और c के बीच में एंगल पता है और साथ ही साथ b और c के बीच में भी एंगल पता है, तो यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ डॉट क्या कर लेते हैं b का डॉट कर लेते हैं, ताकि a डॉट b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या करते हैं डॉट b ऑन बोथ साइड। आपको बताएंगे वो सर्कुलर आर्क टाइप का क्वेश्चन करके, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा b डॉट c आ जाएगा, सॉरी b किया ना, हाँ तो सॉरी a कर लेते हैं ना, a कर लेते हैं तो a डॉट c इक्वल टू 0 बन जाएगा, चाहे a b भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए, ऐसे a करते तो a डॉट c की इस तरफ 0 हो जाता है ना, तब इस तरफ 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा लेमडा a डॉट b बन जाएगा इस तरफ प्लस म्यू b किए ना, तो b डॉट b आ जाएगा, तो इस तरफ b डॉट c कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c और कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको b और c के बीच का एंगल। अच्छा ये तो 0 हो गया आपका a डॉट b, सॉरी a डॉट b, अच्छा गलती हो गया ना, लेमडा a डॉट b ना, तो a डॉट b भी आपको पता है, तो लेमडा कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और क्या हो जाएगा cos 120 डिग्री, और ये तो सिंपल म्यू बनकर रह जाएगा म्यू बनकर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना होगा 1, क्यों यूनिट वेक्टर है, इसी का तो क्वेश्चन है, समझ गए, तो इस तरफ से कितना हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा और ये भी 1 1 हो जाएगा ना, और cos 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2, और इस तरफ से क्या आ जाएगा ये लेमडा, ये 1 1 आ जाएगा और इसका -1/2 हो जाएगा, -1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कौन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट नहीं लेमडा और -1/2 और प्लस म्यू आ जाएगा, तो 2 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, √3/2 2 एलसीएम लेते हैं, क्या जाएगा -2 लेमडा और प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, समझ गए बात को, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक मिनट, ए डॉट बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, थोड़ा पॉज करना तो, हाँ देखिए हम लोग कैलकुलेशन एक्चुअली गलती कर लिए थे, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ अपना क्या आ जाएगा √3/2 और ये क्या 2 एलसीएम लिए हैं, यहाँ पर माइनस लेमडा आ जाएगा, हम लोग 2 लेमडा लिख के लिए थे, यहाँ आ गया माइनस लेमडा, इस तरफ क्या आ जाएगा +2 म्यू आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको एक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, इतना इज इक्वल टू 3 लेम √3 माइनस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा लेमडा -2 म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3 आ जाएगा, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। तो अभी हम लोग क्या किए थे, बी से डॉट किए थे,
समझ गए थे, क्योंकि बी और सी के बीच में एंगल जान रहे थे इसलिए बी कर लिए। अब क्या कर लेते हैं, सी से डॉट कर लेते हैं, ताकि इस तरफ क्या आ जाएगा, ए डॉट सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिसके जिसके बीच का एंगल जा रहा है उसको क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। हम अब क्या करते हैं, डॉट वेक्टर सी ऑन बोथ साइड। तो सी करते हैं इस तरफ क्या आ जाएगा, सी करते हैं इस तरफ क्या, अच्छा बी इस तरफ है क्या, ए डॉट सी बन जाएगा ना। अच्छा ये सी इक्वल टू लिखा हुआ है ना, और डॉट करवा दिया क्या, डॉट ए करवाइएगा ना, क्या चीज डॉट ए करवाए, डॉट ए इस तरफ कर लेते हैं ताकि और ज्यादा आसान हो जाएगा। डॉट वेक्टर ए ऑन बोथ साइड, तब राइट साइड 0 हो जाएगा हम लोग का, ऐसे भी बन जाता है, इससे ज्यादा आसान बनेगा। तो ए डॉट क्या आ जाएगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेमडा आएगा ना, ए डॉट ए, तो आ जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस 120 डिग्री। नहीं ए डॉट बी का, ए डॉट बी बनेगा ना, हाँ ए डॉट बी तो कॉस 120, तो कॉस -1/2, -1/2, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, इस तरफ तो 0 हो गया ना, और लेमडा माइनस म्यू बाई 2, तो ये इस तरफ आ गया म्यू बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा। तो म्यू बराबर क्या आ गया, 2 लेमडा आ गया, म्यू बराबर 2 लेमडा। अब इसको यहाँ पुट कर लें, तो क्या करते हैं, म्यू बराबर 2 लेमडा, म्यू बराबर 2 लेमडा, तो कितना हो गया लेमडा, तो क्या म्यू 4 लेमडा -3 लेमडा आ जाएगा, -3 लेमडा इज इक्वल टू -√3, तो ये कट गया, तो लेमडा बराबर क्या हो गया, √3/3, तो 1/√3, 1/3, और म्यू बराबर क्या आ गया, 2/√3। देखो ना लेमडा का वैल्यू 1/√3, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 1/√3 और 2/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या बोल रखा है थर्ड क्वेश्चन, फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई द वेक्टर पी इक्वल टू दे रखा है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर, पी वेक्टर इक्वल टू सेटिस्फाई द कंडीशन। ये कंडीशन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए, एक कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो बोल रहा है कि पी डॉट सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, समझ गए, पी डॉट सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। तो पी डॉट सी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम, पी डॉट सी का मतलब क्या आ गया कि पी डॉट, अरे पी डॉट सी यार गधा, अब पी का वैल्यू तो दे रखा है ना, पी और डॉट विथ सी, तो इसी का डॉट सी साथ ले लें, अरे यही हो गया ना, प्लस वाई सी डॉट विथ सी आ जाएगा, ये नहीं हो गया, मैंने पी डॉट सी का मतलब किसका वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया पी ये है, डॉट सी ये है, तो एक्स ए डॉट सी 0 आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर, यानी सिंपली y बन गया p डॉट सी बराबर, यानी सिंपल क्या पूछ रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, और ये क्या है, कंडीशन है। तो p डॉट a कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक, तो हम p डॉट a निकालें, p डॉट a निकालें, तो समझ रहा है ना। अब फिर क्या निकालेंगे, p डॉट b निकालेंगे, तो क्या कर लेते हैं, डॉट a ऑन बोथ साइड, समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को, क्यों कर रहे हैं। तो अब क्या आ जाएगा, पी डॉट ए इस तरफ बन जाएगा, क्योंकि पी डॉट ए ही तो निकालने के लिए बोल रखा है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इस तरफ से एक्स बन जाएगा, एक्स बन जाएगा ना इस तरफ, और अच्छा इसी पर सेटिस्फाई करते हैं ना, इसी पर करेंगे ना, पी डॉट ए तो क्या आ जाएगा 0 से, अच्छा निकाल लेते हैं पी डॉट ए, उसके बाद कर लेते हैं पी डॉट ए, अब ए डॉट किया तो क्या आ जाएगा, ये एक्स आ गया, और इस तरफ ए डॉट, ये तो 0 हो जाएगा ना, यानी कि एक्स ही आएगा, सिंपल ना। देयरफॉर ये लिख सकते हैं कि पी डॉट ए मतलब एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, पी डॉट बी, तो पी डॉट बी निकालने के लिए पी डॉट बी कर लें, पी डॉट बी मतलब इससे बी से कर लेते हैं, तो एक्स आ जाएगा, एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी के बीच में 120 डिग्री, यहाँ बी आ रहा है ना, तो क्या इतना गया -1/2, और बी डॉट सी का मतलब क्या हो गया, y मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और कितना हो जाएगा, बी और सी के बीच में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ना, cos 30 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं क्या, cos 30 डिग्री। तो पी डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया, पी डॉट बी का वैल्यू जो आ गया, ये तो 1 1 हो गया, यानी सिंपल यहाँ पर -x/2 आ गया, -x/2,
ये भी 1 1 और यहाँ पर क्या आ गया √3/2 यानी प्लस y/√3/2 ये आ गया P डॉट बी का वैल्यू। और अब साफ सुथरा बनाते हैं, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया टोटल। अब देखिएगा, समझिएगा बात को, समझ गए। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 और 1 के बीच में। हाँ अब देखिएगा, हम लोग समझते हैं इस बात को। और y का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है और P डॉट बी ये आया है। अच्छा P डॉट बी ये आया है और ये बोल रखा है कि ये है, तो 0 से -x/2 और प्लस y/√3 को 1 से वैरी करवा दें। और x का वैल्यू पता है ना तुझको? हाँ भूलना नहीं। हाँ P डॉट ए। अच्छा यहाँ पर 2 आना चाहिए था, cos 30 आया था ना, √3/2 ना, ऊपर √3 आएगा ना, तो √3/y और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 यहाँ से एलसीएम ले लिए, तो 2 एलसीएम लेते हैं, क्या बन जाएगा √3y प्लस -x सॉरी डिवाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो इस तरफ तो 0 ही हो जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा √3y -x, इस तरफ भी 2 आ जाएगा। अच्छा अपने को वैल्यू किसका निकालना है जल्दी बताओ? y का। तो x यहाँ पे क्या कर रहा, दोनों तरफ ऐड कर दें। सोचो ना, सब में x ऐड कर देते हैं अपने मन से, तो ये x कैंसिल आ जाएगा, इस तरफ x आ जाएगा और इस तरफ √3y बच जाएगा और इस तरफ 2 + x बच जाएगा। यहाँ बोलो कि ये 0 से 1 होएगा, x का वैल्यू 0 से 1, हाँ √3y और ये कितना आ जाएगा 2, x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 0 से 1, 0 से 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 से 3 आ जाएगा। देखो 0 से 1 तो 2 + 0 2 + 1 3 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो सब में √3 डिवाइड कर लें, तो क्या आ जाएगा इस तरफ से √3 0 1 से क्या कर लेते हैं √3 से डिवाइड, तो इस तरफ सिंपली y बच जाएगा और यही अपना क्या आ जाएगा 2 3 और क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अच्छा अब देखिएगा, अब इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा 0/√3 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3 और y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर सिंपली √3 आ जाएगा ना, √3 आ जाएगा ना। अब सॉल्व कर लें, ऐसे और ऐसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करें ऐसे मिटा दें सब। अब किसी चीज का जरूरत नहीं है। अच्छा तो इसके मतलब क्या आ गया कि y ग्रेटर देन 0 और 1/√3। देखो ना, इसके मतलब इस तरफ y का मुंह इस तरफ बड़ा है। ऐसे ही सभी इंटरवल में हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ 3D के बाद जस्ट टॉपिक यही लेने वाले हैं इंटरवल का। अच्छा ये आ जाएगा अपना कि y का मुंह इस तरफ खोले हुए हैं, इस तरफ। हाँ और ये इस तरफ में क्या हो जाएगा y <= क्या आ जाएगा 2/√3 और √3। अच्छा इसके मतलब क्या आता है कि अगर y एक इंटरवल से बड़ा है, इसके मतलब क्या है उसका छोटा वैल्यूज भी बड़ा है। अगर y 1 मान चलो लिखा है y इज ग्रेटर देन ब्रैकेट 1 और 3, तो उसका छोटा वैल्यू से बड़ा है। पूरे इंटरवल में जितना वो सबसे बड़ा है। तो ये मत समझना कि जैसे y ग्रेटर देन एक इंटरवल से उसका बड़ा वैल्यू से नहीं, उसके इंटरवल में जितना वैल्यू है वो सबसे बड़ा है, तो छोटा से ही बड़ा होगा ना। तो इसके मतलब क्या हो गया, इसका छोटा से बड़ा होने का मतलब क्या है, इसके यहां से 0 से बड़ा होना, यहां से 0 से बड़ा होना। ये बात क्लियर हो रहा, यहां 0। अच्छा एक इंटरवल से वैल्यू छोटा है, इसके मतलब उसका बड़ा वैल्यू से छोटा होना। इंटरवल का जितना वैल्यू है छोटा से तो छोटा होगा ही, तो इंटरवल में जितना सबका बड़ा वैल्यू सबसे छोटा होगा। अगर इंटरवल में बड़ा है तो छोटा से बड़ा है, छोटकू से भी बड़ा है। अगर इंटरवल में छोटा है तो बड़कू से भी छोटकू है। समझिए, तो इसमें बड़कू कौन है? अरे बड़कू ये है ना रखा हवा। हाँ तो इस पे 2 वैल्यू आ गया 0 और 3, 0 और √3। तो इसमें क्या बोल रहा है y ग्रेटर देन 0, इसके मतलब इस तरह भागा। अब y क्या, अच्छा ये ब्रैकेट हो जाएगा ना, ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट, y लेस देन ना, तो ये क्या हो जाएगा ये, तो ये इसमें हो गया, तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया 0 से √3। तो बताओ y मैक्सिमम कितना हो गया √3। ये आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि इफ a + b + c = 0, समझ रहे ना, तीनों वेक्टर का सम क्या है 0। तो बोला है प्रूफ दैट करने के लिए a × b = b × c। लगता है क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको शायद। अच्छा a + b + c 0 होने का मतलब ये होता है,
करवा दिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, और इधर सी वेक्टर। इधर सी वेक्टर। हाँ, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। बोला ए क्रॉस बी क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो मतलब सबसे पहले ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, बी को इस तरफ भेज कर बी से ही क्या करते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। समझ गए? तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, और क्रॉस करवा देते हैं बी से ही। हाँ, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस, अच्छा प्री किए कि पोस्ट किए, पोस्ट किए हैं तभी ए क्रॉस बी लिखे हैं, और ए क्रॉस बी का वैल्यू भी निकालना था। और क्या आ जाएगा, सी क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी, ये तो 0 के बराबर हो गया। तो क्या आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी आ गया। इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या निकाल लेते हैं, बी क्रॉस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब बताइए, बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए सी को इस तरफ भेज देते हैं और फिर दोनों तरफ से सी कर लेंगे, तो ए क्रॉस सी निकल, सॉरी बी क्रॉस सी बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, हाँ जैसे बी क्रॉस सी निकल, तो सी कहीं राइट साइड भेज दो और क्रॉस करवा देते हैं सी से। तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। देखो इसी का तो वैल्यू निकालना चाह रहे थे। इस तरह बोलो कि 0 हो जाएगा, इस बात को मानते हो ना। तो बी क्रॉस सी का वैल्यू अपने को निकालना था। तो बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सी क्रॉस ए, सॉरी माइनस ए क्रॉस सी, माइनस ए क्रॉस सी। तो उसको लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। तो हो गया ना प्रूफ, फर्स्ट और सेकंड से। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो ओवरऑल क्या हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, हेंस प्रूफ। समझ गए? अच्छा, अब क्या बोला है, रेड्यूस द साइन रूल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए, आप लोग को चैप्टर तो नहीं पढ़े हैं अभी तक, फिलहाल हम तो नहीं पढ़े हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक साइन रूल, एक कोसाइन रूल। तो आपको तो साइन रूल यहां प्रूफ करने बोला, इसलिए साइन रूल बता देते हैं। क्या होता है कि मान के चलिए ट्रायंगल एबीसी है, समझ गए? मान के चलिए क्या ट्रायंगल एबीसी है, और ए के सामने छोटकू वाला ए लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जैसे इसका रियल बनाते हैं आपको, ये अभी तो फिलहाल वेक्टर है, समझ गए? ए, तो इसके सामने छोटकू ए, अगर बी लेते हैं तो यहाँ पे छोटकू बी, और सी लेते हैं तो यहाँ पे छोटकू सी। समझ गए? इसके तो इसीलिए थोड़ा ये करके दिखाया हूं, तो ये वेक्टर के मेथड से बनाना है। तो अपने को पता है कि ये सब आपस में सब क्या है, बराबर है। तो अच्छा, यानी कि तो कोसाइन रूल क्या होता है, जैसे इसके हिसाब से साइन रूल क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, इसका एंगल और इसके रेशियो को बराबर होता है। इसी तरह क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर साइन बी, और साइन सी बराबर सी, सिंबल सी। और ए बी सी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बात को, किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो अब तो हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। हाँ, तो लिखते हैं नाउ क्या कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अच्छा, हाँ सही है, इतना ही पहले काम चलाते हैं। तो क्या करते हैं इन दोनों को, अच्छा ये तो अपने को जो पता है, अपने को प्रूफ ये करना है। तो इसका मतलब ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और सिंपल साइन ए साइन बी ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलर को ही। और जबकि ये दोनों वेक्टर है, तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड ले लिए ना, तो नहीं लगेगा साइन। और ए और बीच में एंगल कितना बन रहा है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है सुअर। ए और बी के बीच में एंगल ये वाला बना ना, 180 डिग्री माइनस सी बोल लेते हैं, इसको एंगल सी ही बोल लेते हैं। अरे इसको एंगल सी ही बोल लेते हैं, इसको एंगल सी ही बोलनी है। तो ये वाला एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री माइनस सी। तो लिख रहे हैं 180 डिग्री माइनस सी। इस तरह यहाँ क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। यहाँ पर कितना बन गया, साइन बी और सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, बी और सी के बीच। तो बी और सी के बीच में एंगल जो बनेगा ये वाला बनेगा, रियल में यही बनेगा ना, कि ये बनेगा, बी नहीं सॉरी ये बनेगा ना, ये बनेगा बी और सी के बीच में। हाँ, यहाँ से, हाँ ये भी आप बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ से ये भी बाहर जा रहा है। तो ये तो मान लेते हैं ए बन गया, तो ये वाला 180 डिग्री माइनस ए बन गया, 180 डिग्री माइनस ए बन गया ना, ये कि ये ऊपर की ओर जाएगा,
इधर ही जाएगा। एक और प्रूफ किया तो नहीं, ऊपर ही जाएगा। अच्छा, बी और सी के बीच में एंगल मानते हैं ये, तो यहाँ पर से दोनों पॉइंट बाहर की ओर जाना चाहिए ना, तो इस तरफ से अगर जाते हैं, अच्छा ये एंगल दोनों तो बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये लो या ये लो, दोनों बात बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इस एंगल का बात करते हैं तो इसका भी इधर जा रहा, हाँ, और इधर, हाँ, आप इधर ही ले लो, चलो इधर ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए बन जाएगा, बन जाएगा ना। अरे बी और सी के बीच में एंगल 180 डिग्री माइनस ए बनेगा ना। ये वाला नीचे जा रहा है तो हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो बी ए बन जाएगा। अच्छा सही बोला ना। अच्छा बी इस तरफ चला जाएगा ना, बिल्कुल सही बोल रहा, इस तरह बनेगा कि ये वाला बनेगा। हाँ अब सही है, बी और सी के बीच में कितना बनेगा, सही बोला, बिल्कुल सही बोला, 180 डिग्री माइनस ए ही है। हाँ इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे ए था ना, इसको छोटू वाला ए मान लेते हैं, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा। हाँ अच्छा, ये सब तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा ना। अच्छा बी से तो बी कट जाएगा ना, अरे बी से बी कट गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिंपल ए बोलने का मतलब क्या, इसका लेंथ का बात कर रहा, जिसको छोटकू वाला ए बोलेंगे इसके हिसाब से, तो क्या बन गया, साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए 180 डिग्री माइनस ए। हाँ अब इसको लिख लें ऐसे, साइन ए डिवाइडेड बाई ए और साइन सी डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं, सी। देखो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो वही आ जाएगा। अब इन दोनों से ले लेगा तो हम लोग का एक और प्रूफ कर लेंगे, समझ गए, तो ओवरऑल पूरी तरह से प्रूफ हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। हाँ देखिए क्या बोल रखा है, फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ए का दिया हुआ है 1 1 2, बी का दे रखा है 1 2 3 और सी का दे रखा है T 1 1 1। आप लोग को जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ तो वो क्या क्या करते थे, हाफ और डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे, समझ गए। यहाँ पर तो 3 पॉइंट का है ना, तो वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताए होंगे कि क्या होता है, हाफ और किसी दो साइड को क्या करते थे, क्रॉस कर देते थे ना, पैरेललोग्राम का इस दोनों को बताए थे, समझ गए इस बात को। तो इन दोनों को क्रॉस करवा देते हैं, बीसी वेक्टर को और ए बी वेक्टर को, दोनों को क्रॉस करवा लेते हैं क्या, और हाफ लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ बीसी क्रॉस एसी, समझ रहे हैं। अब वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सही है ना, गलती है क्या, बीसी क्रॉस बी ए ना, सही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। अच्छा उल्टा लिख दिए थे, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो क्या आ जाएगा, हाफ बीसी क्रॉस क्या आ जाएगा, बी ए। अब बीसी क्रॉस बी ए हम लोग निकालना जानते हैं, क्या हो जाएगा, आई जे के। अब देख लेते हैं बीसी का कंपोनेंट लिखेंगे, बीसी का कंपोनेंट लिखेगा ना, तो बीसी का कंपोनेंट होने का मतलब क्या लिखेगा, बीसी सी माइनस बी, तो टी माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा टी माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ माइनस 2, समझ में आ रहा है ये सब बात। फिर इसी तरह क्या आ जाएगा, क्रॉस सी बी ए का मतलब हो जाएगा ए माइनस बी, तो -1 -1 -2 आ जाएगा, सही है ना, -1 -2 -1, और क्या आ जाएगा 2 - 3 -1, सही है। प्लस माइनस प्लस लगा लें तो प्लस माइनस, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, हाँ तो वो लास्ट में निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा अपना ये कवर, क्या आ जाएगा +1 और -2 यानी कि माइनस आई वेक्टर, समझ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस जे के लिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, t -1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से तो क्या आ जाएगा 1 - t बन जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बन जाएगा -t और -3, तो माइनस को कॉमन नहीं तो क्या बन गया t+3 जे वेक्टर, सही है। और यहां से ले लिए प्लस के, तो क्या आ जाएगा, इसका इससे फिर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1 - t, और इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा -4, वही बन गया ना। तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, माइनस कॉमन लेकर और t प्लस क्या कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, t+3, और यहाँ क्या लगा लेते हैं माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा फिर ये आ गया BC क्रॉस सी, ये चेक कर लेते हैं थोड़ा एक बार हम, हाँ t+3 और माइनस या t+1 आ रहा है इसमें, -2 -1,
यहाँ पर t+1 आएगा ना, यहाँ t+1 आएगा, यहाँ यहाँ क्या आ गया -1 माइनस टी आ गया यहाँ से, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आएगा ना, तो 1 - 2 -1, तो इसको कॉमन नहीं, समझ रहा ना बात को। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, BC क्रॉस A का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपका, इसका अंडर रूट ये हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर t+3 का होल स्क्वायर और t+1 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, कर लेते हैं पहले इसको। हाँ क्या आ जाएगा, t² दिख रहा, 2t² दिख गया, 2t²। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6t पहले 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा 6t, यहाँ से करेंगे तो 2t, 8t दिख गया, 8t, यहाँ से 9 दिखाई दे रहा, यहाँ से 1 दिखा रहा 10, और यहाँ से 1 दिखाई दे रहा 11। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना ले। कोई भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका परफेक्ट, चाहे पहले यहाँ से लिख लेते थे, एरिया हमारा क्या आ जाएगा, एरिया बराबर हाफ, और ये लिख लें इसके स्थान पर, इसका 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा t² + 4t + 11/2, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इसका। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हैं ना, अबे जानते हो ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्या आ जाएगा t+1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स t+1 का होल स्क्वायर और +3, देखो तो ये आ जा रहा है यहाँ पे 6 आ जा रहा होगा, वैसे कर ही लेते हैं, हाँ कर ही लेते हैं। तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab का हाफ प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 11/2, समझ रहे बात को, 11 क्या हो जाएगा 2, तो इतना दूर क्या आ जाएगा अपना 2, इसको इसका क्या लिख सकते हैं t+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, t+2 का होल स्क्वायर हो जाए, कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक में क्या आ जाएगा 11/2 और -4 आ जाएगा, इसके मतलब यहाँ तक का फॉर्मूला में आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2, इसी में आया ना 2, यहाँ 11 माइनस क्या आ जाएगा 8, 3/2 आ गया ना, 3/2 + 3/2 ना, और ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा दिख रहा है नहीं, दोनों के लिए है ना, ये तो पूरे बॉक्स के लिए है ना, तो क्या आ जाएगा 3/2, जब 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 3 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा। अच्छा तो इसका बोल रहा है क्या कि इसका मिनिमम बनाना है, एरिया को क्या करना है मिनिमम, तो आपको समझाए होंगे मिनिमम तभी बनेगा जब इसका मिनिमम वैल्यू रखेंगे, कि जिसके लिए ये 0 बन रहा होगा, तो मिनिमम के लिए क्या बन रहा है, टी का स्थान पर जब -2 रख देंगे तो क्या बनेगा मिनिमम बन जाएगा ये, और मिनिमम रखते हैं वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ गया, और कितना आ गया √3/2 अपना एरिया आ जाएगा। हाँ यही अपना आंसर क्या हो गया √3/2, समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या बोल रखा है, अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिस, हाँ एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, और मान लिए ABC एंड द एरिया ऑफ इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया है किसके बराबर, कोसेक π/4, तो कोसेक π/4 क्या होता है √2, एरिया यानी कि √2 आपको क्या कर रहा है दे रखा है, एरिया आपको √2 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं, हाफ BC क्रॉस ये कर लें, क्या हम बना देते हैं, क्या करते हैं BC क्रॉस क्या कर लेते हैं BA इक्वल टू क्या आ जाएगा √2, तो क्या आ जाएगा BC क्रॉस BA इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2, और देयरफॉर हम लोग निकाल लें BC क्रॉस ये निकाल लें, नहीं निकाल सकते हैं, BC क्रॉस BA इक्वल टू क्या आ जाएगा I J और K, और क्या आ जाएगा BC के लिए C - B, तो C - B करेंगे -1 और y -2 आ जाएगा, -1 और y -2। इसी तरह AB यानी कि A - B यानी कि -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका y -1 I और आ जाएगा -y -1 J और 0 K आता है, समझ गए। तो इसका अपने को पता है कि मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, देख रहा है इसको 1 मान लो, इसी में तो पुट करना पड़ेगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्लस BA का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 ही का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2 y -1 का होल स्क्वायर
तो क्या आ जाएगा √2 मॉडुलस y माइनस 1। आपको बताते हैं कभी भी वेरिएबल को रूट से बाहर लाएंगे तो उसमें मॉड लगा कर ले आते हैं। तो अब इसका फ्रॉम 1 में पुट कर दें, फ्रॉम 1 में पुट क्या आ जाएगा √2 मॉडुलस y माइनस 1 और क्या आ जाएगा 2√2, ये से ये कैंसिल हो गया तो y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, मॉडुलस बाहर जाएगा तो y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार तो जरूर से जरूर बनाइएगा, समझ गए बात को। क्या लिख रखा है, कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD, मान लेते हैं। हाँ पैरेललोग्राम ही है, हाँ ABCD। लेट M बी द सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट BC। सेंटर का मतलब क्या आ गया, मिड पॉइंट। हाँ, एस डिनोट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AM और एंड द डायगोनल BD। इसको S से रिप्रेजेंट किया है, इससे S से रिप्रेजेंट किया है BD। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टू द एरिया ऑफ BMS, यानी कि इसका एरिया निकालने बोला है बशर्ते, समझ गए बात को, इसका एरिया। तो अच्छा बेटा, इसका एरिया निकालने के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को ये वेक्टर पता होना चाहिए, अपने को ये वेक्टर पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को। यानी कि अपने को एस पॉइंट निकालना पड़ेगा और इसका मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या ओरिजिन, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं डी वेक्टर। इसको नहीं माना जाता है, पैरेललोग्राम में 2 ही एडजेसेंट साइड मानना पड़ता है। तो आपको बोले किसी को भी ओरिजिन मान लीजिए, तो इसको मान लेते हैं क्या, सी क्या हो जाएगा, बी प्लस डी वेक्टर आ जाएगा, जानते हो नहीं ये सब। तो एस को निकालने के लिए λ/1 मान लेते हैं, इस तरफ से λ/1। तुम सोचा होगा λ/1 इस तरफ से क्यों नहीं माने, इस तरफ से इसलिए नहीं माने कि लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक फायदा है अपने को। इस तरफ से मान लेते हैं μ/1। तुम सोच रहा होगा इस तरफ से μ/2 क्यों नहीं माने, हम बोले थे कि लेमडा और म्यू एक ही प्लेन में होना चाहिए, यानी कि एक ही तरफ साइड होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। तो एस का कोऑर्डिनेट निकालना, पहले एम का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एम तो मिड पॉइंट है ना, एम मिड पॉइंट है ना, तो क्या दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो 2 भी बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2b वेक्टर प्लस d वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। और एस का कोऑर्डिनेट दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, बराबर बराबर खेल लेंगे। एस का कोऑर्डिनेट क्यों निकालना पड़ा, समझ रहे हैं, ताकि इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा, दिस क्रॉस दिस आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात, उसमें हाफ नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। तो एस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लेमडा को इससे मल्टीप्लाई कर दिए और 0 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, b प्लस डी डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। और एक तरफ से और निकाल लेते हैं, एस का कोऑर्डिनेट ही म्यू को इससे और इसी के बराबर कर लें, समझ रहे हैं, फिर तो बराबर ही करते हैं। तो क्या आ जाएगा, म्यू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ना, डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1। कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं है बाबू, मुझसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गलती होता है। हाँ, अच्छा अब क्या कर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर खेल लेते हैं। तो b का क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू b का इस तरफ से क्या आ जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू प्लस आ जाएगा, और d का क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा प्लस 1, और d का इस तरफ से क्या आ जाएगा, 1 बाई म्यू प्लस, इस तरफ से 1 दिखाई दे रहा तुझको, इस तरफ से 1 दिखाई दे रहा ना, 1, इस तरफ से क्या आ जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1, और ये तो ऊपर चला जाएगा, और ये 1, यानी कि ये से म्यू का वैल्यू 1 आ गया। ये गलती तो नहीं है ना, म्यू का वैल्यू 1, म्यू का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा, 1 बाई लेमडा प्लस 1, इस तरफ से 1 बाई 2 टाइम्स लेमडा प्लस 1, 2 क्यों आ रहा है यहाँ पे, हम लोग कहीं गलती जरूर कर लिए। अच्छा देखो, इसका देखो गलती कहाँ कर लिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते ना, एम से ना, तो वहां कर दें। हाँ, एस निकालने के लिए ये तो सही किया ना, वो सही किए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग को 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये गलती हो गया ना, यहाँ से पूरे गलती हो गया, ये कर लेते हैं, पूरे मिटा लेते हैं। तो बताता भी नहीं है तुम लोग, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ना लेमडा इससे, तो 1 का इससे मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2b वेक्टर डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स लेमडा प्लस 1 कर लेते हैं। अब बराबर कर लेते हैं म्यू बी वेक्टर प्लस डी म्यू प्लस 1। अब बी बराबर कर लें,
तो बी बी बराबर करें तो 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो जाएगा, 1 by lambda plus 1 तो 1 बाई लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू प्लस 1। डी के लिए क्या आ जाएगा 1 बाई 2 लेमडा प्लस 1, 2 lambda plus 1 इस तरफ डी के लिए 1 बाई म्यू प्लस 1, तो इस तरफ से क्या आ गया 1 बाई लेमडा प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स लेमडा प्लस 1 और इधर बना जाएगा इज इक्वल टू इस तरफ क्या आ जाएगा म्यू प्लस 1 इंटू म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 2 आ गया और ये म्यू का वैल्यू 2 आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट म्यू में ही पुट कर देते हैं, तो म्यू वैल्यू यही पुट कर दे, म्यू का वैल्यू 2, तो इसका कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट अपना क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट म्यू का वैल्यू 2 रख दिए, तो 2b वेक्टर प्लस डी डिवाइडेड बाई 3, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए हम कुछ मिटा लेते हैं क्योंकि अब अपने को दिक्कत तो है नहीं, सब क्लियर है नहीं, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, तो हाँ तो क्या कर लेते हैं हम लोग एरिया निकालते हैं। हाँ इन ट्रायंगल बी एम एस इसका एरिया निकालने क्या आ जाएगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ क्रॉस क्या कर लेते हैं बी एम क्रॉस बी एस, बी एम क्रॉस बी एस कर लें तो क्या आ जाएगा m माइनस बी आ जाएगा यहाँ, m माइनस बी, तो कर हम लोग लिख लेते हैं, देख कर लिख देते हैं, उतना कैलकुलेशन कौन करता है, बी एम क्रॉस बी एस कर लेते हैं ना, सिंपल है तो 2b प्लस लेमडा यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट। हाँ क्या करते हैं 2b वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया m माइनस बी आ जाएगा, जब 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2b वेक्टर प्लस डी वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर बन जाएगा, तो ये कैसे सिंपल d बाई 2 बच जाएगा, तो यानी कि 1 बाई 2 और ये सिंपल क्या बच गया d बाई 2 बच गया, और क्रॉस हाँ क्या है बी एस, तो एस माइनस बी, एस माइनस बी, तो एस के नाम पर बेटा ये है 2b वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 और माइनस बी, बी का नाम पर बी है, हाँ तो क्या आ जाएगा 3 एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम लेते ही 2b वेक्टर प्लस डी वेक्टर और माइनस 3b वेक्टर, तो क्या आ जाएगा d माइनस बी, d माइनस बी, हाँ तो d बी, तो यहाँ कर लें ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हाँ ताकि क्रॉस करना आसान हो जाए। तो अच्छा अब जो क्रॉस होगा बेटा इसका इससे क्रॉस करके 0 कर दें क्योंकि d क्रॉस d हो जाएगा ना, तो इसका इससे रिजल्टेंट क्या आएगा 0, 0 आएगा ना इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट इससे क्या आएगा माइनस लगा हुआ है ना, माइनस है ना, तो क्या आएगा इसका रिजल्टेंट माइनस लिख लेते हैं और क्या कर लेते हैं d क्रॉस d और बाई 6 ना, नहीं 6 तो 1 बाई 12 कर दें और b क्रॉस d इसको लिख लेते हैं मन की आंखों से, मन की आंखों से देखेगा तो b क्रॉस d दिखता है, ये किसका हो गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा b क्रॉस d आ जाएगा सिंपल, देखो ना b क्रॉस d, तो किसका रेशियो पूछा है पैरेललोग्राम बाई ट्रायंगल, तो पैरेललोग्राम का ट्रायंगल क्या हो गया b क्रॉस d, क्या गया पैरेललोग्राम का, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 बाई 2 ऊपर चले 12 ना, 12 6 2 जा 12, तो 12 ऊपर चला गया, क्या गया 12, तो रेशियो कितना हो गया 12:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिएगा इस प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है कि इफ ए बी सी डी आर पोजिशन फैक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ सर्कल पास हो रहा होगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं रफ, ये बना लिए ये हो गया, इसके चारों तरफ से क्या होता है इसका देते हैं ए बी सी और डी, देने ए बी सी डी, जिसका पोजीशन वेक्टर बोल रखा है ए, क्वेश्चन वाले बोल रखा है बी सी और डी, पोजीशन वेक्टर बोल रखा है, देन प्रूफ दैट ये करने बोल रखा है। हम लोग देखिए एलएचएस से चलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको देखे कि ऊपर भी देखिए एक साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ है एबीडी में, देखो ना एबीडी वेक्टर लो तो ए क्रॉस बी, बी के बाद डी ही आएगा और डी के बाद ए ही आएगा, इसी तरह देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, समझ गए बी से स्टार्ट हुआ साइक्लिक के फॉर्म में, और नीचे भी देखिए बी माइनस ए डी माइनस ए, जितना ऊपर से बन रखा है देखिए ना, ऊपर जो वेक्टर यूज किया कौन कौन यूज किया बी ए और डी, और नीचे भी जो यूज किया वो क्या है बी ए डी, तो हो ना हो इसी का जो क्रॉस से ऊपर बना हुआ हो,
चेक करना है। क्या बोल रहे हैं कि ऊपर क्रॉस से बना हुआ, नीचे डॉट से बना हुआ। तो थोड़ा सा बस ये चेक करने के लिए कि हो ना हो इसी का क्रॉस से ऊपर बना हुआ हो। समझ गए? देखिए इसको लिखते हैं, LHS से इसको लिखते हैं कि मान चलते हैं इन दोनों में क्रॉस करवा दिए, इन दोनों में फिलहाल क्रॉस करवा, बस चेक कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, B क्रॉस D, B क्रॉस D है। फिर क्या आएगा, -A क्रॉस D, तो -A क्रॉस D का मतलब D क्रॉस A वो है। फिर क्या आएगा, -B क्रॉस A, तो A क्रॉस B वो भी है, और इससे ऐसा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि सेम टू सेम इसी का ऊपर लिखा हुआ है, सेम टू सेम इसी का ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके मतलब ये लिख लें हम इसको, इस चीज को B-A क्रॉस विथ D-A, ये लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं, डॉट B-A और डॉट विथ क्या है, D-A। इसी तरह प्लस इसको भी चेक करते हैं। हाँ देखिएगा क्या बना हुआ है, B क्रॉस D, तो B क्रॉस D उसका निगेटिव लिख रखा है। हम लोग निगेटिव लगा लेंगे अपने मन से, समझ गए, चाहे निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। हाँ देखिएगा इसी सबका निगेटिव बन रखा है, B क्रॉस D तो D क्रॉस B है, यानी निगेटिव, अगर एक निगेटिव अपने मन से ले लेंगे तो बराबर आ जाएगा। इसी तरह देखिए C क्रॉस D माइनस C क्रॉस D, तो -C क्रॉस D का मतलब D क्रॉस C, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, माने किसी का सिंपल क्या लिखा हुआ ऊपर निगेटिव लिख रखा है। हाँ तो मॉडुलस के अंदर निगेटिव भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव ही तो बन जाता है, यानी कि ये भी ऊपर का ही क्रॉस से बन रखा है। निगेटिव तो जैसे देखो को दिखाते हैं, फिल करवाते हैं थोड़ा सा, कि ऊपर हम लिख लेते हैं क्या कि B-C क्रॉस विथ D-C, यही ना, और नीचे इसी का क्या है, डॉट B-C डॉट विथ D-C। अब देखो तुम इसको क्रॉस करवाओ क्या बनेगा, B क्रॉस D, B क्रॉस D, तो तेरा बराबर नहीं मिल रहा है, चलो खैर जो भी बन जाए। अब इसको बराबर करने के लिए सब में निगेटिव लग जाएगा, देखो दोनों बराबर करना चाह रहे हैं। तुम जब इसको करेगा तो क्या आएगा, B क्रॉस D आएगा, फिर इसका इससे करेगा तो -C क्रॉस D, मतलब D क्रॉस C लिख लेते हैं प्लस करके, C क्रॉस D लिख लें। फिर इसका इससे कराएगा तो माइनस B क्रॉस C, तो उसको कर लेते हैं प्लस C क्रॉस B, एक तो 0 हो गया। तो सब तरह देखो उल्टा नजर पड़ रहा है, B क्रॉस D, D क्रॉस B, तो इसको मिलाने के लिए क्या करने का, -B क्रॉस D कर लें, यहाँ भी -C क्रॉस D कर लें, और यहाँ भी -B क्रॉस C कर लें। अब देखो सब बराबर मिल गया, B क्रॉस C, C क्रॉस D, माइनस कॉमन लेंगे, अब मॉड के अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर क्या पॉजिटिव ही बनकर आएगा, तो वही बात लिख रखा है। अच्छा अब देखिएगा जो कुछ ऊपर लिखा हुआ वही कुछ नीचे लिख रखा है, तो मान लेते हैं, मान के लेते हैं कि अल्फा क्रॉस बीटा लिख रखा है, और नीचे क्या है, अल्फा डॉट बीटा है। इसी तरह इसको मान लेते हैं P क्रॉस Q लिखा हुआ है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, P डॉट Q लिख रखा है, समझ गए। तो इसका मॉडुलस के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, और साइन इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, अल्फा बीटा का एंगल कुछ पता ही नहीं है तो बस रहने देते हैं कि अल्फा बीटा के बीच में एंगल अल्फा बीटा है, समझिए, पता नहीं ना तो वही लिख दें किसके बीच का एंगल, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा इन दोनों का, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कॉस, ये लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, आ रहा समझ में, क्योंकि पता नहीं तो वही लिख दिए किसके बीच का। इसी तरह यहाँ पर लिख दें मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q, और क्या आ जाएगा साइन, और इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q कॉस P और Q के बीच में एंगल लिखने का मतलब बीच में आता है ना, समझ गया। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और दोनों का एंगल सेम है तो कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा। अब प्लस उस तरफ से क्या आ जाएगा 10 P एंगल बिटवीन Q, P क्रॉस Q हो जाएगा। अच्छा अब देखें हैं, अच्छा 10 A अल्फा बीटा के बीच एंगल, अच्छा इसके में अगर मन की आंखों से देखा जाए तो अल्फा बीटा मेन रूप से किसके बीच का एंगल है, B माइनस ए और D माइनस ए, मेन रूप से तीसरे के बीच का एंगल है ना,
और ये एंगल किसके किसके बीच का है, बी माइनस सी। अब सोचो कि डी माइनस ए कौन सा एंगल होगा, कौन सा लाइन होगा, डी माइनस ए। डी माइनस ए होने का मतलब है डी माइनस ए, तो वेक्टर कैसा होगा, डी माइनस ए होने का मतलब वेक्टर ऐसा होगा, ऐसा होने का मतलब ए डी, तो डी माइनस ए, सही है, डी माइनस ए ही तो होगा, डी माइनस ए, इस तरफ एरो होगा, समझ रहा। अच्छा डी माइनस ए ये हो गया ना। अब बी माइनस ए कौन सा होगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए होने का मतलब ये वाला एरो, तभी तो बनेगा ए बी, तो बी माइनस ए, सही है। यानी कि मेन रूप से बी माइनस ए और डी माइनस ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ए बन रहा है। ये बात समझ में आ गया। तो क्या बन जाएगा, 10 ए बन जाएगा यहाँ, और प्लस, अब देखो P और Q के बीच का एंगल, P और Q का मेन रूप से कौन है, B माइनस सी, B माइनस सी, B माइनस सी, B माइनस सी, यानी कि ये माइनस ये, तो ये माइनस ये होने के लिए इस तरफ से आया होगा, तो सब जो हम लोग का बना होगा, क्या बना होगा, CB वेक्टर, CB वेक्टर, तभी तो आया होगा CB, तो B माइनस सी बना होगा। और D माइनस सी, D माइनस सी, यानी कि एरो इस तरफ से गया होगा, तो यानी CD, तभी तो आया होगा D माइनस ये, तो इसके बीच का एंगल C बन रहा होगा, तो इसको लिख लें 10C। अब यहां पे जो लिख रहे हैं वो लिखिएगा, हाँ, कि A और C क्या है, अपोजिट एंगल है, लिखिएगा एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंड वी नो दैट, हाँ, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हाँ, जैसे ये इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है। तो मान लेते हैं अगर ये ए एंगल है तो ये 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10A लिख लेते हैं, तो इसको लिख लें 10 180 डिग्री माइनस ए, तो क्या आ गया 10A, और ये माइनस 10A बन जाएगा, तो 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है। बी देखिएगा कि यूनिट वेक्टर है, दिख रहा है यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर है, एंड एक्स इक्वल टू एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 बी वेक्टर, और एक वाई वेक्टर इक्वल टू दे रखा है माइनस पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर इफ एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, यानी कि मतलब इस क्या हो गया, एक्स डॉट वाई इक्वल टू क्या लगा लेंगे 0, देन एक्सप्रेस, हाँ ये P लिख रखा है यहाँ, देन एक्सप्रेस P एज अ फंक्शन ऑफ Q, यानी कि जो P का वैल्यू निकालेंगे वो Q के टर्म में निकलेगा, वही बोल रखा है एक्सप्रेस P एज अ फंक्शन ऑफ Q से P, और उसको बोलेंगे f ऑफ Q, जैसे P का वैल्यू Q के टर्म में आ गया उसको बोलेंगे क्या, f ऑफ Q, हाँ, एंड फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ f ऑफ Q, तो उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू बताना है क्या होता है। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है कि आप एओडी में जब पढ़ाएंगे तो टॉपिक ही पढ़ाएंगे तब सारा बात क्लियर हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है, मोनोटोनिसिटी के लिए क्या होता है, वगैरह वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। तो कर लेते हैं सबसे पहले, एक्स के नाम पर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 बी वेक्टर डॉट विथ क्या आ जाएगा, माइनस पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो देखते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका इससे, अब इसका इससे होगा तो इसका इससे आएगा, तो माइनस पी क्यू माइनस 3 और ए डॉट बी बन जाएगा, ए डॉट बी, क्यों कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, और ए डॉट बी वेक्टर तो ए डॉट बी है ना। अब क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, क्यू ए डॉट बी बन जाएगा, और फिर क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 ना, क्यू स्क्वायर माइनस 3 और बी डॉट बी बन जाएगा। अच्छा, अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, 4p, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 आ गया, ये आ गया। ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी का यूज पर है ना, अपने को ए भी पता है बी भी पता है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया √3/2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √3/2 आ जाएगा, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 होते हैं, ये भी 0, और बी डॉट बी क्या आ जाएगा, बी एक क्या है, यूनिट वेक्टर है,
दिख रहा है आंख से बी एक यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, यानी सिंपल क्या बच गया प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 बन के चलाएगा। तो इसको इस तरफ लेते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4p इज इक्वल टू क्यू माइनस 3, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो पहली बोल रखा था क्या कि एक्सप्रेस p एज अ फंक्शन ऑफ q, तो उसको बोला जाएगा fq, तो इसको p को बोलने fq। तो क्या आ जाएगा fq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यूब माइनस 3q डिवाइडेड बाई 4। अब इसका बोला है क्या कि एंड फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनसिटी ऑफ f ऑफ q। तो मोनोटोनसिटी का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना, उसका वैल्यू निकालना कितना पे होता है, इसको डिटेल बताएंगे। तो सिंपल इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। आप लिख लीजिएगा फॉर मोनोटोनसिटी बराबर क्या f डैश का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन करना। तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया 1/4, अब यहाँ क्या बच गया 3q स्क्वायर और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या आ गया 3q स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ ये 4 इस तरफ चला गया ना, तो कॉमन लेने तो क्या आ गया q स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा q माइनस 1 और q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ तो अब मोनोटोनसिटी का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बताना। हाँ तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या मतलब क्या हो गया फॉर इंक्रीजिंग के लिए हाँ ऐसे एरो दिखाने का दिन देखिए पहले बता देते हैं। मोनोटोनसिटी का मतलब क्या किए f डैश q को क्या कर दिए 0, उसका इंक्रीजिंग फंक्शन बताने के लिए क्या कर दिए ऊपर को एरो खींच दिए। तो इसका इंक्रीजिंग का मतलब क्या आ गया q माइनस 1 और q प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना, समझ गए। अब मोनोटोनसिटी निगेटिव होने का मतलब क्या है इसका लेस देन 0 हो जाना, तो इसका ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी q का वैल्यू क्या आ जाएगा यार q वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटी, एक आंसर ये हो गया। हाँ और डाउनवर्ड दिखा देने का मतलब क्या आ जाएगा निगेटिव, तो इसका जब लेस देन 0 करेंगे तो क्या आएगा छोटा रूट से बड़ा रूट माइनस 1 से 1, तो 2 आंसर आप गया। इंक्रीजिंग के लिए ये इंक्रीजिंग वाला आंसर हो गया, समझ गए। और डिक्रीजिंग वाला आंसर क्या आ जाएगा q बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1। हाँ तो सर आज हम यहीं पर रहने देते हैं, हाँ और भी अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।